नमस्कार, मेरा नाम भूपेंद्र हरदैनिया, आपका हिंदी शिक्षाविद, आपका दोस्त, आपका गुरु, आपका मेंटर। आज आपके लिए लेकर आया हूं समाज की स्पेशल क्लास। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग समास पढ़ेंगे। तो सभी लोग समास के जितने भी एमसीक्यूज होते हैं हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। चाहे समास की परिभाषा की बात हो, उसके भेदों की बात हो और उसमें किस प्रकार के प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं, ये तमाम चीजें आज हम यहाँ सीखने वाले हैं। तो सभी लोग उपस्थित हो जाइएगा इस क्लास में और इस क्लास में जान भर दीजिएगा। आपकी मोहब्बतें ही और आपकी जो विश्वास है वही आपकी सफलता का सबसे सच्चा साथी है दोस्तों, ये ध्यान रखना। हाँ, चलिए, तो बिल्कुल सब लोग जुड़ चुके हैं। मैं एक बार कमेंट अपने रिफ्रेश कर देता हूं जिससे आप सभी के कमेंट में बहुत अच्छे से पढ़ पाऊं। तो शुभम शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है, जयपाल जी, सुमन, मीना, जय श्री राम बच्चे, जय श्री राम। ओमवीर जी आ गए आप, ओमवीर कुशवाहा बहुत ही प्यारा विद्यार्थी है भाई। मोनू शर्मा जी, जय श्री राम, जय श्री श्याम बच्चे, जय श्री श्याम। गुड मॉर्निंग सर, जयपुर से हैं जयपाल सिंह राठौर जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। बीकानेर से अशोक जी हैं, अशोक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। 2 मिनट शेष हैं क्लास में, तब तक इसीलिए मैंने 2 मिनट पहले स्ट्रीमिंग ऑन करी है जिससे मैं आप सभी का अभिवादन स्वीकार कर सकूं और आप सभी को अपना प्रेम प्रेषित कर सकूं। जय श्री राम। संपत गुर्जर जी बहुत बहुत स्वागत है। अशोक, बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी प्यारे विद्यार्थी जल्दी जल्दी जुड़ते जाइएगा और उसके बाद हम लोग जो है वो आज की इस क्लास का शुभारंभ करेंगे। आज क्या लिखा है, पहली बार आई हूं। अच्छा जी, बिट्टू शेखावत जी पहली बार आई हैं। चलिए, आशा है कि आपको निराशा नहीं होगी। ठीक है, हाँ चलिए। तो निराशाएं नहीं होंगी और इसका एक मूल कारण यही है कि जीवन में हम जो भी करते हैं वो किसी ना किसी उद्देश्य से करते हैं। अगर मेरा मिलना आपके उद्देश्य में लिखा है, मेरी क्लास अगर इस समय आप ले रहे हैं और आपके भाग्य में लिखा है, तो हो सकता है क्या पता मेरे इस, है ना, तुच्छ जीवन से आपको शायद कुछ जो है प्रेरणा मिल जाए, आपके जीवन में कोई सफलता आ जाए। तो इसीलिए जब जहां जिससे मिलाना होता है ऊपर वाले को, जैसे आपको मुझसे मिलाया है, तो चलिए चलते हैं आज की क्लास को शुभारंभ करें। श्री गणेश करें आज की क्लास का। तो चलिए, समय हो चुका है, 11 बज चुके हैं। सीमा जी, चलिए सब लोग चलते हैं। ओके, राइट टाइम पे क्लास शुरू कर रहे हैं। समास क्या होते हैं, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा समास के बारे में बता देता हूं। वैसे तो आप सब लोग होशियार हैं, आपने सब समास पढ़ रखे हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं एक्चुअल में जो समास है इसका मतलब होता है संक्षेप। अच्छा, संक्षेप को जो अंग्रेजी विद्यार्थी वो नहीं जानते हैं, वो इतना तो जानते हैं, आप लोग शॉर्ट्स बनाते हो तो इन शॉर्ट कह सकते हो। संक्षेप का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज को छोटा करके लिखने की प्रक्रिया अपनाते हैं। जैसे एक शब्द लिखा हुआ है, मान के चलिए यहां पर एक शब्द लिखा है, साहब गुरु के लिए दक्षिणा। अब बेसिक अगर देखा जाए तो इतने बड़े शब्द के लिए हमारे हिंदी व्याकरण में एक छोटा सा शब्द का प्रयोग हुआ है। केवल हमको क्या कहना है, गुरु दक्षिणा शब्द का प्रयोग करना है और ये वाला जो भाव है वो सब एक ही शब्द में सिमट जाएगा। और इसीलिए कहते हैं समास का मतलब होता है शब्दों को पास पास बिठाना। समास शब्द बना हुआ है मूलतः सम धन आस से। ठीक है, आस से, सम का मतलब होता है ना, करीब, पास, और आस का मतलब बैठाना। यानी जब हम शब्दों को लाकर करीब कर कर बैठा देते हैं तो क्या बन जाता है, समास बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि दो पदों को या दो पदों के या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ये पद भी मिला, ये भी मिला, ये भी मिला, ये भी मिला, सारे जुड़ गए और बन गए क्या, एक नया पद बना दिया, गुरु दक्षिणा। ये बहुत छोटा सा उदाहरण था, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बस मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था कि समास हम अगर पढ़ते हैं तो किस प्रकार से पढ़ते हैं। इनके 6 भेद होते हैं। समास के कोई पूछे कितने भेद होते हैं, तो प्राचीन व्याकरणों में आप देखोगे तो 4 भेद मिलेंगे आपको। लेकिन अब नवीन जो व्याकरण ग्रंथ आप देखते हैं, पढ़ते हैं, वो चाहे किसी के द्वारा पब्लिश हो, किसी के द्वारा बनाए गए हो, उन सभी में आप इनको 6 भेद के रूप में पाएंगे। तो अब वर्तमान में समास के 6 भेद हैं। पहला अव्ययीभाव समास पढ़ते हैं, दूसरा हम तत्पुरुष समास, तीसरा हम द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा कर्मधारय समास और छठवा जो है वो पढ़ते हैं हम बहुब्रीहि समास। प्रश्न ऐसे भी आता है, क्या तत्पुरुष समास के उपभेद भी होते हैं, तो जी हाँ, तत्पुरुष समास के मूलतः 2 उपभेद थे जिनको अलग कर कर मूल भेद बना दिया गया है। एक तो है साहब आपका कर्मधारय समास और दूसरा है द्विगु समास। ठीक है, तो ये दोनों भी किसके भेद थे, तत्पुरुष समास के भेद थे। समानाधिकरण तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, ये प्रश्न भी अगर आ जाए तो बताना कि समानाधिकरण तत्पुरुष समास जो है वो कर्मधारय समास को कहते हैं।
अब कभी भी अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल हो जो समानाधिकरण तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल हो, तो वर्तमान में उसे हम किसका एग्जाम्पल मानेंगे? कर्मधारय समास का मानेंगे। अगर आपके सिर से अगर ये सारी बातें जा रही हैं, इसका मतलब यह है कि आपने समास पढ़े नहीं है, पहली बार आप समास पढ़ने जा रहे हो। तो कोई बात नहीं, हम पहली बार ही सही लेकिन सारी चीजों को विधिवत करेंगे, इतनी तो मुझे आशा है। चलिए, संस्कृत में 4 और हिंदी में 6। जी नहीं, प्राचीन अगर व्याकरण में देखेंगे तो हिंदी में भी 4 ही हैं। ठीक है, अव्यय भाव, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। लेकिन हाँ, नवीन व्याकरण ग्रंथों में इसकी व्याख्या जो है वो अलग से कर दी है, क्योंकि कर्मधारय और द्विगु समास जो है वो तत्पुरुष समास के ही उपभेद में जोड़े गए थे। चलिए, कोई बात नहीं, प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। जैसे आपको ये प्रश्न मिला, पहला ही प्रश्न है मित्रों, साथियों, पहला ही प्रश्न लिखा हुआ है कि जिस समास में प्रथम पद या पूर्व पद अथवा खंड प्रधान हो, पद को ही खंड कहते हैं। ध्यान रखना, खंड का मतलब होता है एक भाग, एक हिस्सा। ठीक है, तो जिस समास में प्रथम पद प्रधान हो उसको हम क्या कहेंगे? ध्यान रखना, जिस समास का पहला खंड या पहला पद प्रधान होता है उसे हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। जिस समास का दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान होगा। अच्छा, ये चीज भी समझ लीजिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर का मतलब होता है बाद का पद, या इसे हम दूसरा पद भी कह सकते हैं, दूसरा पद भी कहते हैं। ये पता था आपको? ठीक है, और अगर लिखा हुआ है भैया पहला पद, तो पहला पद जो है वो पूर्व भी कहलाता है, और इसको संस्कृत में प्रथम पद भी कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहते हैं? प्रथम पद या पूर्व पद। ठीक है, ये तो अगर ये है तो समझ लेना कि ये पद कौन सा है? ये पहला होगा, इसके नाम ये है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर प्रथम पद। ठीक है, पूर्व का मतलब भी क्या होता है? पहला होता है, ये ध्यान रखना। उत्तर लिखा हो, इसका मतलब क्या होता है? बाद का, यानी दूसरा पद। ठीक है, क्योंकि ये बार बार टर्म्स आएगी, और अगर ये टर्म्स आपने नहीं समझी तो बार बार प्रश्न में आप क्या हो जाएंगे? हाँ, डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी प्रकार से तनाव लें, आपको हर चीज में पहले से क्लियर करके चल रहा हूं। ठीक है, चलिए, अब यहां स्पष्ट है कि पहला पद प्रधान किस समास का होता है? वो होता है अव्ययी समास का। अव्ययी भाव समास का क्यों होता है गुरुजी? क्योंकि इसका जो पहला पद है वो अव्यय होता है या फिर उपसर्ग होता है, और इसी की वजह से पूरा वाक्य जो है वो परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए अव्ययी भाव समास में पहला पद यानी प्रथम पद यानी पूर्व पद प्रधान होता है। ये ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आ गया? अब अगर द्विगु होता तो इसका पहला पद संख्यावाचक होता, तत्पुरुष समास होता तो इसका उत्तर पद प्रधान होता, और बहुव्रीहि समास होता तो इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता। दोनों पद प्रधान नहीं होते। किसके? बहुव्रीहि समास के। आइए अगले प्रश्न में आपको ये सब स्पष्ट हो जाएगा। एक प्रश्न ये रहा आपके समक्ष, शायद दिख रहा हो अच्छे से, एक बार कमेंट जरूर करिएगा साथी। अब ध्यान समझना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। यहां पर आपको सारी परिभाषाएं, जैसे एक तरफ आपको दे दिया भैया अव्ययी भाव समास की परिभाषा क्या होती, तत्पुरुष समास की, द्वंद्व समास की और बहुव्रीहि समास की। 4 दिए हैं। कौन कौन से छोड़ दिए हैं साहब? एक तो छोड़ दिया है इन्होंने कर्मधारय समास छोड़ दिया है, ठीक है, इन्होंने मूल समास दे दिए, और एक इन्होंने छेड़ दिया है द्विगु समास छेड़ दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। अव्ययी भाव समास, जिस समास के दोनों खंड प्रधान होते हैं, नहीं, जिस समास का पहला पद उत्तर पद नहीं, जिस समास का पहला पद, और पहले को मैंने क्या बताया था? पूर्व पद बताया था, तो ये चला गया। ठीक है, तत्पुरुष समास का दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है, तो ये चला गया। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, ये चला गया। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो साहब द्वंद्व समास में ये चला गया। और बहुव्रीहि समास में जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता, यानी दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, प्रधान न हो, ऐसे लिखना चाहिए था इनको, पूरा नहीं लिखा इन्होंने, कोई बात नहीं। इसका मतलब है कि पहले का विकल्प चौथा देखो कहां लिखा है? पहले का विकल्प चौथा इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, नीचे वाले में भी नहीं है। विकल्प ऑप्शन सी अगर आप देख पा रहे हैं तो यही आपका उत्तर है। मैं एक बार आंसर देख लूं आप सभी लोगों के। चलिए, विकल्प बिल्कुल 4 3 2 1, नहीं, गलत हो जाएगा बेटा, 4 2 3 1 होना चाहिए था। 4 2 3 1, ठीक है, 4 3 2 1 होना चाहिए था सभी का। स्पष्ट सुन लीजिएगा मेरी बात को। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए एक और प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहां से आप लोगों को जो है वो बहुव्रीहि समास का, सॉरी, अव्ययी भाव समास के एग्जांपल स्वीकार करने। चलिए देखते हैं एग्जांपल्स क्या होते हैं। देखिए, जैसे पहला प्रश्न पूछा आपसे, यथाशक्ति। अब आपको ध्यान से समझना है, यहां पर जो यथा शब्द है, यहां पर जो यथा शब्द है यह एक अव्यय शब्द है, प्लस शक्ति जो है एक मूल शब्द है जो कि जड़ ने। ठीक है, तो अव्यय पद है, इसका मतलब इसमें कौन सा समास है? इसमें अव्ययी भाव समास है।
अब इसमें पूछा क्या है ये समझने का प्रयास करेंगे। अब आपको इसमें विग्रह पूछा है कि अगर यथाशक्ति का विग्रह, तो यथा का मतलब होता है अगर ये किसी में जुड़ेगा तो ये के अनुसार शब्द के लिए जुड़ता है, के अनुसार के लिए। जैसे अगर मैंने कहा यथा रुचि का मतलब होता है रुचि के अनुसार, आप जो काम करेंगे वो रुचि के अनुसार करेंगे। अगर लिखा होता यथाक्रम तो यहां पर हो जाता क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार। यहां पर क्या लिखा है, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। तो विकल्प अगर आप ऑप्शन ए देख पा रहे हैं दोस्तों तो बिल्कुल सही होगा। आशा है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? हाँ जी, आपसे ही पूछ रहा हूं, कोई डाउट है क्या आपको? हाँ, कहते हैं ना, बहुत हंसते हुए चेहरे जख्म गहरे छुपाते हैं। बहुत हंसते हुए चेहरे जख्म गहरे छुपाते हैं, वो किसी के हो नहीं पाते जो सबसे निभाते हैं। इसलिए अपने जीवन में सबकी जगह किसी एक को चुनो। आप सफलता तो छोड़ो, आप जीवन में वो मुकाम हासिल कर लोगे कि शायद आपके इस जीवन में आने का उद्देश्य पूर्ण हो जाए। आइए चलते हैं। ये प्रश्न आपने स्पष्ट कर लिया भली भांति। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न क्या है, रातों रात का सही समास विग्रह क्या होगा? अच्छा, समास तो आपने पढ़ लिया, समास विग्रह का मतलब होता है जब हम फिर से उन चिपके हुए शब्दों को खोलते हैं, यानी उनको विस्तृत करते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। जैसे ये शब्द अभी समास पद में है रूप में, इसको खोलोगे तो क्या हो जाएगा, रातों रात का मतलब होता है, एक्चुअल में इसमें भी अव्यय भाव समास है। पहले तो आपको यह समझना होगा कि गुरुजी इसमें भी अव्यय भाव समास है, पहली चीज। दूसरी चीज, रातों रात का विग्रह करोगे तो मूलतः शब्द हो जाएगा रात ही रात में, रात ही रात में। रात और रात कोई काम हो गया, यानी आपको वो रात की रात में कर लेना। रात और रात नहीं होगा, रात में रात नहीं होता, रात से रात तक नहीं, रात ही रात में कोई अगर काम निपटा रहे हो तो उसको बोलते हैं रातों रात काम कर लेना। विकल्प ऑप्शन सी आपको लगाना पड़ेगा। ममता जी, अनीता जी, सभी के आंसर एकदम सुंदर है। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अव्यय भाव समास कौन सा है? 4 विकल्प है, इनमें से एक ही विकल्प में अव्यय भाव समास छुपा हुआ है। पहचान सुन लीजिएगा, अव्यय भाव की अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो पहचान है, आप ये देखना, पहला पद या तो अव्यय होगा या फिर उपसर्ग होगा, उपसर्ग होगा। आप ये देख लीजिएगा कि एक ही पद लगाकर, जैसे मान के चलो विद्या लगाकर कोई शब्द बनना है क्या? और अगारू नहीं बनना है, मन माना भी नहीं बनेगा, कन फटा से भी नहीं बनेगा, लेकिन भर पेट से बन जाएंगे। जैसे भर पेट लिखा हो, या भर सक लिखा हो, या लिखा हो भर मार लिखा हो, या भरपूर लिखा हो, ऐसे बोलते हैं ना, बार भरपूर होना चाहिए। तो ये देखिएगा, विकल्प ऑप्शन डी आपका सीना ताने खड़ा हुआ है और यही सही विकल्प है मेरे मित्रों। कनफटा शब्द में बहुव्रीहि समास है, ध्यान रखना। ये एक बार पूछा गया था और यूपीएसआई में पूछा गया था और हिम्मत नहीं होती किसी की, सच बता रहा हूं 99% लोग गलत करके आए थे, क्योंकि कनफटा का मतलब होता है जिसके कान फटे हो। ठीक है, तो ये तो कर्मधारय समास हो गया, क्योंकि विशेषता बता रहा है जिसके कान है फटे, अर्थात। लेकिन ये नहीं बताया कि ये नाथ संप्रदाय के योगियों के लिए ये फिक्स है वर्ड। कनफटा उनको ही बोलते हैं, जैसे योगी महाराज उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो कनफटा है, तो उनसे जितने भी गोरखनाथ संप्रदाय के जो सेवक हैं, जो शिष्य हैं, वो सब कनफटा कहलाते हैं। इसीलिए बहुव्रीहि समास। मन माना, मन से माना हुआ, मन से माना हुआ, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। विद्यालय, विद्या के लिए जो आलय बनता है, ये भी तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। तो ये तो आंसर केवल विकल्प ऑप्शन डी बचता है। तो हमने सभी प्रश्नों को एक्सप्लेन करना है, सारे ऑप्शंस आप देख के चलिएगा। अगला प्रश्न देखें, किस में अव्यय भाव समास नहीं है? चलिए जरा पहचान करिए, आप सभी लोग पहचान करेंगे बिल्कुल। प्रमोद जी, हाँ भाई, साधुओं के लिए, योगियों के लिए आता है, वेरी गुड, वेल डन, क्या बात है। विमलेश, मोनू और रविंद्र, विकास, फटाफट से कमेंट करिएगा जरा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। हाँ, लिखा क्या है, इसमें अव्यय भाव समास नहीं है। क्या प्रश्न होगा, क्या इसका उत्तर आप लगाएंगे? चलो देखते हैं। देखिए ध्यान से समझना, सज्जन शब्द जो है वो बना है जो सत है जो जन, सत है जो जन, यानी जो सच्चा है, ईमानदार व्यक्ति है, उसके लिए आता है। तो ये तो विशेषता हो गई। और जहां विशेषण विशेष दिया हो, विशेषण विशेष दिया हो मेरे बालकों, मेरे
दीवानों, उनको हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास के रूप में जानते हैं। हाँ या ना बोलो फटाफट से, हाँ या ना। तो यहां पर ये तो हो गया हमारा आंसर, क्यों? क्योंकि ये तो कर्मधारय चला गया। अब बाकी के जो बचे हैं, अनुसार में अगर आप देखोगे आपको अनु उपसर्ग दिखाई देगा, प्रतिदिन में अगर आप देखोगे तो आपको प्रति उपसर्ग दिखाई देगा, भरपेट में देखोगे तो आपको भर अव्यय पद दिखाई देगा। तो ये तीनों ही शब्द जो हैं वो अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं, अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है दोस्त, तो यहां पर भी विकल्प ऑप्शन ए आप लोगों ने पहचान लिया। थैंक यू सो मच। अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए। चलिए रवीना, सभी लोग एक बार इस प्रश्न का भी उत्तर देंगे। आइए देख लेते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कैसे हल कर पाएंगे। सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए धीरे धीरे। अब यहां विद्यार्थी कंफ्यूजन क्या करते हैं, जैसे और भी लोग हैं, जैसे अगर यहां शब्द लिखा होता दिन दिन तो आप क्या लगाते? अगर यहां लिखा होता बात डैश बात, या लिखा होता यहां पर पल डैश पल, या लिखा होता यहां पर घर डैश द्वार, या लिखा होता है यहां पर कुछ भी एक शब्द लिखा होता जैसे माता डैश पिता। अब क्या होता है, बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूजन पैदा कर लेते हैं खुद के अंदर, और उनको लगता है कि अगर इस प्रकार का योजक चिन्ह दिखता है तो सभी के सभी द्वंद्व समास होते हैं, जो कि उनकी गलती होती है। समझना मेरी बात को ध्यान से। द्वंद्व समास अगर आपको पहचानना है, बहुत स्पष्ट बता रहा हूं, इस चीज को गांठ मान लो। द्वंद्व समास यदि आपको पहचानना है तो आप विग्रह कीजिए। माता और पिता को विग्रह करेंगे तो क्या शब्द आएगा? माता और पिता। ये और शब्द जो है वो द्वंद्व समास का द्योतक है। अगर अथवा शब्द है ये द्वंद्व समास का द्योतक है, और अंत में अगर इत्यादि शब्द जुड़ता है, ये तीनों अगर आएंगे तभी द्वंद्व समास लगाना। जैसे इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा, लेकिन दिन और दिन नहीं होता, प्रतिदिन को दिन दिन बोलते हैं, इसलिए ये नहीं होगा। बात बात ये कॉमन शब्द है, ये भी नहीं होगा। पल पल ये कॉमन शब्द है, ये भी नहीं होगा। घर द्वार दोनों अलग हैं, डैश लगा हुआ है, ये द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। इस प्रकार से आपको चीजें सीखनी। अब गुरुजी धीरे धीरे लिखा है, इसका मतलब ये कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। दिन दिन लिखा होता तब भी अव्ययी भाव होता, बात बात लिखा होता तब भी, पल पल लिखा होता तब भी अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल होते। क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए जरा अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और हाँ अब हम जो प्रश्न करेंगे वो अगला भेद जो है कर्मधारय समास को सीखेंगे। चलिए कर्मधारय समास से प्रश्न है, जिस समास में सामासिक पद के दोनों पदों में क्या होना चाहिए था? विशेषण विशेष्य हो या उपमा उपमेय। इसको बोलते हैं तुलना, तुलना कराना, कराई गई हो किसी से, या फिर क्या किया गया हो? विशेषता बताई गई हो, विशेषता बताई जाए। समझना, दोनों चीजें अपने आप में, ठीक है। दूसरा, अगर हम कर्मधारय समास पढ़ रहे हैं तो इसे हम और किस नाम से जानते हैं? समानाधिकरण, समानाधिकरण तत्पुरुष समास इज इक्वल टू क्या है? कर्मधारय समास। ये भी ध्यान रखना है। चलिए क्लियर है, यहां तक आपके डाउट क्लियर होने चाहिए थे, ध्यान रखना है ना, दोनों चीजें एक ही है, ध्यान रखना। तो विशेषण विशेष्य वाला कौन सा होगा गुरुजी? विकल्प ऑप्शन सी लगा देना। ये तो आपने सही कर लिया, ठीक है, सही है सबके सी, ठीक है। अब प्रश्न की बारी है साहब, लिखा है, चलो ये प्रश्न भी आप निपटा लो। समानाधिकरण तत्पुरुष समास के नाम से हम किसे जानते हैं? हाईकोर्ट एलडीसी 2018 में ये प्रश्न आया है बंधुओं, और इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए था? विकल्प ऑप्शन बी, कर्मधारय समास लगा देते, आपका उत्तर एकदम सही हो जाता, कोई दिक्कत नहीं आती। तो इस प्रकार से भी हल किए जाते हैं प्रश्न, राइट। तो विकल्प सर क्लास की पीडीएफ डाल देना प्लीज। ओके, मैं हाँ बिल्कुल डाल दूंगा, ठीक है। और बेसिकली मैं हमेशा हर क्लास की जो भी हम एप्लीकेशन पर क्लास लेते हैं उन सभी की प्रॉपर वीडियो मैंने डाल रखी है। आपको ये कहने की आवश्यकता तब पड़नी चाहिए जब आपको ये पीडीएफ नहीं मिले, लेकिन हाँ 100% मिलती है। अभी तक जितनी भी मैंने एप्लीकेशन पर क्लासेस ली है, शायद मेरी 3 क्लासेस हुई हैं, ये चौथी क्लास है, और तीनों क्लासेस या 4 क्लासेस हुई होंगी, और उन चारों क्लासेस की जो पीडीएफ है वो मैंने प्रॉपर डाल रखी है ना, क्योंकि मुझे पता होता है कि एप्लीकेशन में ये जो पीडीएफ है वो प्रॉपर डाउनलोड होकर आप तक हमेशा के लिए आपके लिए स्टोर हो जाती है ना। चलिए, अब कभी कभार ऐसा होता है, अगर कोई एरर आ जाता है तो कभी कभार हो सकता है कि एक आध बार पीडीएफ ना पहुंचे, लेकिन ऐसा असंभव है। मैं कोशिश करूंगा, अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं आने दूंगा, ठीक है ना। हाँ,
चलिए चले अगले प्रश्न पर। एक प्यारी सी लाइन है और उसके बाद हम अगले प्रश्न को चलते हैं कि कहते हैं ना कि समंदर खारा ही सही, समंदर खारा ही सही पर पनाह है बेपनाह देता है। पनाह मतलब होता है उसमें रहने वाले लाखों और अरबों संख्याओं में जीव रहते हैं। समंदर खारा ही सही पर पनाह है बेपनाह देता है। डरते हैं मौजों से, डरते हैं मौजों से, उन्हें कभी कभी लहरों में भी खो देता है। तो दोस्तों याद रखना है, डरते हो अगर आप तो वही समंदर आपको गुम कर देगा। इसीलिए अपने अंदर से डर निकाल दीजिए। डर निकल गया तो आप देखेंगे एक जरा सी कश्ती से लोग सब कुछ पार कर जाते हैं। किसमें कर्मधारय समास नहीं है, ये एक अच्छा प्रश्न है। नीलगाय, देहलता, आप बीती और लघु कथा। क्या बताया था? या तो विशेषता बताई जाए या तुलना कराई जाए। जैसे नीलगाय की विशेषता है कि नीली है जो गाय, यहां तो विशेषता है गाय की कि वो नीली है, इसमें तो कर्मधारय समास है। देहलता का मतलब होता है कि लता, लता के समान देह, ये आएंगे। देह माने लता के समान यानी बेल के समान, जिसकी क्या हो, जिसकी देह हो, शरीर हो। किसी स्त्री के लिए प्रयोग होता है, किसी सुंदर स्त्री के लिए आता है, लड़की के लिए आता है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें तुलना हो गई। ऊपर वाले में क्या हो गई, ऊपर वाले में विशेषता बता दी गई है। अब देखो आप बीती, इसका विग्रह करोगे तो क्या होता है, आप पर बीती, यही पकड़ लो। क्योंकि यहां क्या आ गया, ये आ गया कारक चिन्ह। और जो कारक चिन्ह है दोस्तों वो किसमें आता है, वो आता है तत्पुरुष समास में। किसमें आता है, तत्पुरुष समास में। इसका मतलब ये जो शब्द है वो किसका उदाहरण है, ये उदाहरण है तत्पुरुष समास का। ये पकड़ में आ जाए बस। अगर ये पकड़ में आ गया ना फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, लघु कथा मतलब छोटी है जो कथा, तो लघु है जो कथा, लघु है जो कथा अर्थात छोटी है। विशेषता क्या है कथा की कि वो छोटी है, तो इसमें भी क्या होगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। तो विकल्प ऑप्शन सी आना चाहिए। मैंने सभी चारों ऑप्शन आपको प्रॉपर एनालिसिस करके बता दिए हैं। अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं उसका भी आंसर आपको स्पष्ट रूप से दे दूंगा। हाँ जी, क्या नाम है, विक्रम, राम राम भाई, राम राम। अरे हेलो वेलो छोड़ो, जय श्री राम बोला करो। हाँ, राम राम बोल दिया तुमने, काफी है, मेरे लिए धन्य है। चलिए भाई विकास जी, जय श्री राम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, कर्मधारय समास का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है। सरासर, छुट भैया, देखो छोटा जो भैया है वो हो जाएगा। काली मिर्च यानी विशेषता क्या है कि काली है। भला मानस, एक्चुअल में मानस माने होता है मनुष्य। मनुष्य की क्या विशेषता है कि वो भला इंसान है, ये भी विशेषता है। तीनों ही विशेषण है, इसीलिए कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएंगे। सरासर नहीं होगा क्योंकि सरासर शब्द में क्या आ जाएगा, है ना, ये एक भिन्न है और इसका मतलब होता है सर जैसे। सरासर का मतलब होता है एकदम से, है ना, जो सरासर बेईमानी है। तो यहां पर आप अव्ययभाव समास का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सुपुरुष में कौन सा समास है, विशेषता क्या है पुरुष की, सु माने होता है अच्छा, सु माने होता है अच्छा। तो ये पुरुष कैसे हैं, मैं कहूं आपसे आप सुपुरुष हैं, महापुरुष हैं, इसका मतलब विशेषता बता रहा हूं, कर्मधारय समास का एग्जांपल होगा। तो यहां पर विकल्प ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। बोलो सही है गलत है बॉस, सबका जो है वो विकल्प ऑप्शन ए आ जाएगा। रोशनी आचार्य, समझ में आ रहा है अच्छे से, कोई डाउट है, कोई अगर लगता है तनाव है तो पूछ सकते हो। चलिए थैंक यू, बहुत सारे विद्यार्थी हैं और सच में आप जैसे विद्यार्थियों को पढ़ाना अपने आप में गौरवान्वित बात है ना, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाने में जो आनंद आता है वो सच में कुछ नहीं है, क्योंकि डिस्टर्बेंस नहीं होता है। आप लोगों को कोशिश करता हूं, मन करता है कि और जो डीपली है कुछ और भी पढ़ाने का मन करता है। विक्रम, राधिका, हमें करने दो गुरुजी। अच्छा विमलेश जी आप करेंगे, चलिए ये रहा आपके लिए, चलिए करिए, आप सभी करिए, मैं आपको कुछ समय देता हूं। कहते हैं ना कि साखें रही तो फूल भी पत्ते भी आएंगे, दिन बुरे हैं तो क्या अच्छे भी आएंगे। ध्यान रखना जीवन में दोस्तों, अच्छे दिन भी आएंगे लेकिन हाँ वक्त बदलते देर नहीं लगती। अगर साखें रही तो फूल भी पत्ते भी आएंगे, दिन बुरे हुए तो क्या अच्छे भी आएंगे। चलिए तो यहाँ पर सर रियल में आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अरे रोशनी आचार्य जी, बस आप लोगों की मोहब्बतें हैं, ये तो आपका प्यार है, ठीक है। और हाँ मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं सच्चे दिल से पढ़ाऊं आप लोगों को,
किसी प्रकार की कोई, ये मेरे ब्लड में है एक्चुअल में, मैं अपने आपसे नहीं कह सकता, लेकिन ये ब्लड में है और काफी समय से कर रहा है ये काम, मतलब कर रहा हूँ, हजारों बच्चों से मिला हूँ। तो अब ये मन करता है कि बस मैं जब ये काम करता हूँ ना, बस केवल पढ़ाने का काम करता हूँ, तब मैं अपने सारे दिमाग से जो भी काम चल रहे होते हैं, बाहर के भीतर के, सब खत्म हो जाते हैं। उस समय अपने स्वरूप में रहता हूँ। जब मेरी क्लास खत्म हो जाती है उसके बाद हो सकता है मैं एक नन्हा बालक बन जाता हूँ, हो सकता है मस्ती करता हूँ खूब सारी, हो सकता है लड़ाई झगड़े भी करता हूँ, हो सकता है घूमने भी जाता हूँ, खाता पीता भी हूँ, सब काम करता हूँ, डांस भी करता हूँ, सारे काम करता हूँ। लेकिन जब घर की जिम्मेदारियां भी बहुत हैं साहब, है ना, हाँ, तो बस यही है कि जब मैं पढ़ाता हूं तो सिर्फ पढ़ाता हूं, उस समय मेरे कानों में और कोई आवाज जाती ही नहीं, बस एक यही मेरी विशेषता है। इसीलिए मैं भी कर्मधारय समास का उदाहरण हूं, ये समझ लेना। ठीक है, चलिए, आप लोगों के आंसर आ गए सभी के, एक बार देख लेते हैं क्या आंसर दिए आपने। चलिए, विकल्प ऑप्शन सी दे रहे हैं सदाचार। कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? तीव्र वेग, शुभावसर और आत्ममग्न सदाचार। ध्यान रखना, सत है जो आचार, ये बिल्कुल उदाहरण है, उदाहरण है, क्योंकि कैसा आचरण है उसका? अच्छा आचरण है। सत है जो आचार, ये तो है। शुभ है जो अवसर और तीव्र है जो वेग, ये बिल्कुल है। आत्ममग्न नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका विग्रह है जो आत्मा में मग्न है, जो खुद में मग्न है, जो स्वयं में मग्न है। स्वयं, आत्मा का मतलब होगा स्वयं में जो मग्न है, कह सकते हो ना, आत्मकथा, अपनी स्वयं की कथा, आत्ममग्न यानी स्वयं में जो मग्न है, तो विभक्ति में आ गई है। तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है गुरुजी, आपको अगर हम करने देते बेटा तो आप सीखोगे कैसे? विकल्प डी लगाना चाहिए था। आई बात समझ में? चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सिंह रूपी नर, ये विग्रह है और इसके लिए एक समास बनाना है। इसका समास क्या होगा? कर्मधारय समास का उदाहरण है, आपको ये पता होना चाहिए था। कर्मधारय समास, ठीक है। विशेषता क्या है नर की, कि वो किस प्रकार से है, किस समान है? सिंह के समान नर है। सिंह के समान जो नर होता है उसके लिए शब्द आता है नरसिंह। तो नरसिंह कहां लिखा हुआ है? सिंह नर नहीं होगा, नरसिंहा नहीं होगा, विकल्प ऑप्शन बी। ये विकल्प के लिए मैंने आपको लगभग, जब मैं समझाता हूं तो आपके पास 10 से 15 सेकंड होते हैं और उसी बीच में आपको आंसर करने हैं। आप इंतजार मत कीजिए कि गुरुजी पूछे फिर गुरुजी खड़े रहे। ये समय ऑनलाइन क्लासेस के लिए बहुत क्रूशियल होता है। आप लोग कोशिश किया करो कि जब मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं, आपको यहीं पर समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तब तक आपके आंसर आने चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बाकी का सारे गलत है। विकल्प ऑप्शन बी इज द राइट आंसर और आप सभी के जो उत्तर हैं विकल्प ऑप्शन बी आ रहे हैं। वेरी गुड। चलिए एक और प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रिय सखा में समास कौन सा है? भाई स्वाभाविक है, आपका जो मित्र है वो कैसा है? प्रिय है। जो सखा, विशेषता है आपके मित्र की कि वो आपको क्या है? प्रिय है, प्यारा है। तो यहां पर भी कर्मधारय समास हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक भी कर्मधारय समास हो जाएगा। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था। इस विकल्प को तो आप आसानी से कर सकते हैं, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक आराम से क्लियर है। आगे देखते हैं। अब पढ़ेंगे हम तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल। तत्पुरुष समास के ध्यान रखना, मूलतः 6 भेद होते हैं। इसके भी 6 भेद होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, कौन कौन से होते हैं साथियों? मेरी मदद करिए और बताइएगा जरा मुझे। आप भी साथ साथ में चलिए, मैं भी चलता हूं। 2 कदम आप चलो, 2 कदम हम चले, मिल जाए जो रास्ता तो हम मिलें और तुम मिले। चले, तो यहां पर तत्पुरुष समास के लिए सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कर्म तत्पुरुष समास होता है, फिर होता है कारण तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, फिर होता है करण संप्रदान, मान लीजिएगा संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष समास। 3 तो ये हो गए। अपादान मान लीजिएगा, एक अपादान, अपादान तत्पुरुष समास। एक मान लीजिएगा अधिकरण तत्पुरुष समास और अंतिम मान लीजिएगा संबंध, संबंध तत्पुरुष। ये मूल 6 भेद हो गए। एक या 2 अन्य भेद भी होते हैं।
मूल तो 6 भेद हो गए, ये 6 यही होते हैं, इनको ही पढ़ते हैं। अन्य भेद में कुछ नहीं है, एक होता है ये वाला न तत्पुरुष, जिसमें आपका जो है वो छोटा आ उपसर्ग, उपसर्ग अगर आपको मिलता है किसी वाक्य में, समझ जाना कि वो तत्पुरुष समास है। और कौन सा है? न तत्पुरुष समास है, ये ध्यान रखना। एक तो ये हो गया, और इसी में एक आता है पदलोपी, पदलोपी कह दो, या फिर उसको मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास। और ये थोड़े से अजीब होते हैं, और ये अजीब क्यों होते हैं, जब आप एग्जाम्पल देखोगे तब मैं आपको समझा दूंगा कि ये जो भेद है वो एक्स्ट्रा है और ये अजीब क्यों होता है। ठीक है, बेसिक आपको इन पर ध्यान देना है। अभी ये 6 भेद होते हैं, ठीक है, और सबकी पहचान इनकी चिन्हों से होती है। जैसे अगर समास के अंदर ये विभक्ति आएगी तो समझना कि वो होगा कर्म। अगर समास के अंदर को आ गया तो हो गया ये। अगर से आ जाए या फिर आ जाए द्वारा, के द्वारा लिखा हो तो होगा कारण। अगर शब्द आएगा के लिए तो वो होगा संप्रदान, और अगर आएगा से लेकिन अलग होने के भाव में तो अपादान। अधिकरण समास में आएगी विभक्तियां दो, मैं लिखा होगा या पर लिखा होगा। संबंध में का मिल जाए आपको, की मिल जाए या की, ये 3 शब्द मिले, ये इनकी पहचान है। जब आप समास का विग्रह करोगे और अगर आपको ये विभक्तियां मिल जाती हैं तो समझ जाना कि वहां पर तत्पुरुष समास होगा। एक बार एग्जाम्पल समझ लेते हैं, उसी से आपको ये सारी चीजें विधिवत आ जाएंगी। बिल्कुल सही है, कर्म है, कर्ण है, संप्रदान है, अपादान है, अधिकरण है और संबंध है। बिल्कुल न तत्पुरुष नहीं का अर्थ में। बिल्कुल विमलेश जी, बिल्कुल सही है। आपकी जो वाणी है एकदम से आपने बहुत अच्छे से बताया है, व्यक्त किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। तो चलिए, तैयार हैं आप सभी लोग? प्रश्न का जवाब दे दीजिएगा फटाफट से। प्रश्न क्या है एक बार ध्यान से पढ़ना और जवाब दे दीजिएगा। युद्ध क्षेत्र किस समास का उदाहरण है? स्वाभाविक है, युद्ध क्षेत्र का मतलब क्या होता है? युद्ध क्षेत्र का विग्रह करोगे तो मूलतः शब्द होता है भैया, युद्ध क्षेत्र का मतलब होता है युद्ध के जो लिए जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं? युद्ध क्षेत्र कहते हैं। तो विकल्प क्या आ जाएगा? तत्पुरुष समास आ जाएगा। एक और एग्जांपल देख लीजिएगा। तत्पुरुष समास के भेद हैं, तो मैंने 6 भेद बताए थे आपको, उन 6 भेदों में से कंफर्म करा लो। इतरेतर है गुरुजी, नहीं है। संप्रदान अपादान आता है, हाँ। समाहार भी नहीं है। अधिकरण आता है, जी आता है। तो कितने हो गए अपने पास? हो गए 1 2 3, 3 भेद हो गए, यानी 2 3 और 5। 2 3 और 5 विकल्प ऑप्शन ए में है, यही हमारा सही आंसर है। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आपको हर चीज पढ़नी है। स्थिर रहने का भाव, बिल्कुल आप देख लीजिएगा। एक और जरा देखो, रेल भाड़ा शब्द किसके समास के लिए आएगा? तो स्वाभाविक है, विग्रह करके देख लो भैया। रेल भाड़े का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपसे अगर रेल भाड़ा मांगूंगा तो इसका मतलब मैंने क्या मांग लिया आपसे? मैंने आपसे मांग लिया रेल के लिए भाड़ा, यानी जो रेल में जाऊंगा उसके लिए जो भाड़ा लगेगा उसको रेल भाड़ा बोलते हैं। तो रेल के लिए विभक्ति क्या आ गई साथियों इसके बीच में? के लिए। इसका मतलब कौन सा समास हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष समास। अगर संप्रदान नहीं लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, तत्पुरुष तो लिखा ही होगा। तो यहां पर तत्पुरुष समास लिखा है विकल्प ऑप्शन बी में, और यही ऑप्शन आपका सही होगा। इस प्रकार से आपको हल करने हैं प्रश्न। हाँ बॉस, समझ में आ रहा है सभी को? दिलाशा, सीमा, विकास, रेल के लिए भाड़ा, विमलेश। चलिए एक और प्रश्न देख लें। एक और प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, चलिए जरा देखते हैं। निम्न में से न तत्पुरुष समास, अभी अभी समझाया था। न तत्पुरुष समास में क्या आता है? छोटा आ उपसर्ग, छोटा आ उपसर्ग के रूप में यहां मिले। जैसे शब्द लिखा होगा असत्य, शब्द लिखा हो अटूट, शब्द लिखा हो अपवित्र, शब्द लिखा हो अन्याय, या शब्द लिखा होगा कुछ भी, जैसे अधर्म हो गया, असत्य हो गया, असंगत लिखा हो, ठीक है, या लिखा होगा अधर्म लिखा हो, तमाम शब्द हैं। तो यहां पर परोक्ष होगा नहीं गुरुजी, बेकाम होगा, आजन्म होगा, आ बड़ा नहीं आएगा, छोटा आ होना चाहिए था। छोटा आ कहां लिखा है? विकल्प ऑप्शन ए में लिखा है, तो यही सही उत्तर होगा। ये समझने का प्रयास करें। क्लियर है यहां तक सभी को? जी बॉस, क्लियर है सभी को? बिल्कुल। नेरम, अनीता, रवीना, विकास, दिलाशा, मनीष, विमलेश, अनीता, सभी के आंसर सही है। मैं एक बार कमेंट पढ़ लेता हूं सभी के। चलिए, तो एक बार आप सभी लोग अपने कमेंट में जो है वो, हाँ, अपने जरा डिस्ट्रिक्ट का नाम डालेंगे क्या? गुरुदेव प्लीज मेरा यह प्रश्न जवाब देंगे कि क्रिया के साधन का बोध कराने वाला कारक कौन सा होता है? देखो, क्रिया के साधन का जो बोध कराते हैं उन्हें हम करण कहते हैं। आप विशेष समझिएगा, एक्चुअल में ये साधन होते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, बड़ा ध्यान समझना,
मैंने कहा कि मैंने चाकू से फल फल काटा, या मैं बस से जयपुर गया। मेरी बात समझना ध्यान से। अब यहां पर विशेष समझना, ये चाकू क्या है, बेसिक आप साधन किसे कहते हैं जिससे आप कोई काम करते हैं। बस क्या है, एक साधन है। क्यों? क्योंकि आप सीधे साधन से तो जाएंगे ना, साधन से तो जाएंगे ना। जैसे अगर मैं ये कहूं कि मैं भाषा से या हिंदी भाषा से समझाता हूं, तो इसका मतलब भी एक साधन है, भाषा भी एक साधन होता है। तो बेसिक अगर देखोगे तो ये करण जो है वो एक कारक होता है जो साधन के रूप में प्रयुक्त होता है। मेरी बात अगर, हाँ हो सकता है कि आपने कुछ और कहा हो, लेकिन अगर आपने केवल यही पूछा है तो शायद मेरा जो उत्तर है वो आपको संतोषजनक कर सकता है। मे बी अगर कुछ और लिखा है तो मुझे समय दीजिएगा, मैं आपको कुछ और बता दूंगा। चलिए अगला प्रश्न देखें तो ये वाला प्रश्न हो गया ना, आंसर क्या था, ऑप्शन ए। चलो मित्र अगला प्रश्न है कि किस विकल्प में सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण है। संप्रदान तत्पुरुष समास की विभक्ति क्या बताई थी मैंने आपको, के लिए, यही बताई थी। आइए बहुत ध्यान से समझना ये चीज, के लिए। अब आपने क्या करना है, सबके साथ विभक्तियां फिट करनी है, देखना है कि क्या इसमें सच में के लिए विभक्ति आती है या नहीं आती है। टाइगर सिटी से हैं, जोधपुर से हैं, कौन है ये, घमंड राम। वेद प्रकाश जी कहां से, कोटपुतली से हैं। और माधवपुर से कौन है, संपत। धौलपुर से उम्मीर है। और जमुना कुमारी मारी बाड़मेर से हैं। बाड़मेर तो बॉर्डर लगता है ना। चलिए सीमा कहां से है, सीमा। विशाल मीना। सर प्लीज क्लास का टाइम 2 बजे के बाद कर दो ना। संगीता में भी अभी बना रहने दो, ठीक है, क्योंकि मैं एक्चुअल में बाहर रहता हूँ, 2 बजे मेरी ऑफलाइन क्लास होती है। तो अभी फिलहाल आप थोड़ा सा परिश्रम करके ले लीजिएगा प्लीज। बाकी का हाँ इवनिंग में ले जा सकता हूँ, तो शाम को प्रयास करेंगे हम लोग इसको लेट नाइट भी कर सकते हैं, ठीक रहेगा। झुंझुनू से हैं देव कुमार, झुंझुनू तो मैं गया हूँ, बहुत अच्छा शहर है। झुंझुनू के पास एक जगह पड़ती है चिड़ावा, वहां के पेड़े बहुत फेमस है, बहुत प्यारी जगह है। और वहां पर एक और जगह पड़ती है नवलगढ़, वहां की सच बताऊं तो इतनी शानदार हवेलियां मैंने अपने जीवन में कहीं नहीं देखी, क्योंकि मैं जिस परिवेश से आता हूं वहां पर हवेलियां एक पुराने रूप में है, बहुत ज्यादा चित्रकारी नहीं है, लोग सामान्य तरीके से रहते हैं। लेकिन जब मैं नवलगढ़ गया और वहां की आज से 300-400 साल पहले की जो हवेलियां देखी, सच में मैं दम्ब रह गया। मैं आश्चर्य था कि उस समय इतनी सुंदर हवेलियों का निर्माण कराने वाले लोग कितने बड़े व्यापारी रहे होंगे और कितने धनी लोग रहे होंगे। तब मुझे एहसास हुआ कि सच में राजस्थान के लोग रईस नहीं, राजा ही थे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। पहले ये देखिए, पूजा घर यानी पूजा के लिए घर, लेकिन यश प्राप्त में को आता है, यश को प्राप्त, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। घोड़ा गाड़ी, देखो ध्यान रखना, घोड़ा गाड़ी का मतलब क्या होता है, घोड़ा और गाड़ी हो जाएगा। दान पेटी, दान के लिए पेटी हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, एक गलत है। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। राह खर्च, राह के लिए खर्च, इन दोनों ही शब्दों में के लिए का प्रयोग हुआ है, ध्यान रखना, दोनों ही शब्दों में के लिए का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब है हमारा आंसर ये होना चाहिए था। मुंह बोला, यानी जो मुंह बोला मतलब होता है, कह सकते हो मुंह से बोला हुआ। रसोई घर, रसोई के लिए, लेकिन इसमें ये नहीं है। यानी विकल्प ऑप्शन 3 अगर सी किसी ने लगाया तो उसका बिल्कुल सही है सर, ये उदाहरण मैंने अभी पढ़े हैं। चलिए कोई बात नहीं, मुझे तो आप एक बार रामचरित में समास कौन सा, स्वाभाविक है, राम का चरित्र है तो रामचरित्र हो गया, विकल्प ऑप्शन ए लगा देना, सिंपल से प्रश्न है। गुरु दक्षिणा अभी अभी पढ़ाया था, सबसे पहले इसी का एग्जाम्पल दिया था ना। गुरु दक्षिणा मतलब गुरु के लिए दक्षिणा, ध्यान समझना, गुरु के लिए दक्षिणा, यानी यहां पर अगर आप देखोगे गुरु के लिए दक्षिणा, विकल्प ऑप्शन आ जाएगा ये वाला विकल्प आ जाएगा, गुरु के लिए दक्षिणा। गुरु की दक्षिणा नहीं होती, गुरु के लिए दक्षिणा होती है। यहाँ पर के लिए विभक्ति, इसीलिए अगर पूछा जाए कि कौन सा है तो बता देना कि इसमें भी कौन सा है, संप्रदान तत्पुरुष समास। इस सत्पुरुष समास तो पता ही है। अब जैसे एक बच्चा है, जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ जरा लोकतंत्र, लोकतंत्र में समास कौन सा है, समास कौन सा है, और खासकर तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है, अगर ये पूछा जाए कि कौन सा तत्पुरुष समास है तो आंसर क्या होगा, जरा बताओगे मुझे, लोकतंत्र में कौन सा समास है। एक बार इसका नाम लिख सकते हो क्या, कौन सा समास है भाई, लोकतंत्र में कौन सा तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में 6 भेद बताए थे, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और संबंध और अधिकरण, ठीक है। उनमें से लोकतंत्र में कौन सा समास है मैं पूछना चाह रहा हूं, एक बार देखता हूं कि इनमें से कौन से विद्यार्थी हैं जो इस उत्तर को दे सकते हैं।
बाकी का विकल्प आपने सही दिया है, गुरु के लिए दक्षिणा, ये बिल्कुल सही हो गया है। संप्रदान है विमलेश, बिल्कुल सही आंसर है आपका विमलेश। और कोई दे पा रहा है इसका आंसर? और कोई है एक विमलेश के अलावा? संप्रदान ये किसने दिया है? कन्हैया ने भी दिया है, जमुना ने भी दिया है, सबके आंसर आ गए हैं, क्या बात है। तो बेसिक विक्रम का अधिकरण आया है, वाह भाई, विक्रम ने अधिकरण दिया है। और कोई है? बाकी का सब संप्रदान दे रहे हैं। अच्छा, संप्रदान जो को मृत्यु से जो उन्मुख है, ध्यान रखना, उन्मुख का मतलब होता है जो मृत्यु से उन्मुख है, ठीक है, उसके लिए आएगा शब्द, तो ये ध्यान रखना, इसे अपादान में डालना। अब देखो ध्यान से, यहां पर संप्रदान अगर सब लोग लगा रहे हैं और एक बच्ची है राधिका, मुझे लगता है संबंध कारक लगाया है, वेल डन बच्चे। राधिका नाम की एक बच्ची का कमेंट पढ़ा है, मैं वही आंसर देख रहा था, मैंने कहा शायद कोई तो बोले। इसमें एक्चुअल में संबंध कारक होता है, यानी संबंध तत्पुरुष समास होता है, क्योंकि इसका जो विग्रह है वो क्या है समझना, लोगों के लिए शासन नहीं होता, लोगों का तंत्र होता है। तो जहां लोक का तंत्र हो, यानी लोगों का शासन, लोगों का शासन, उसे लोकतंत्र कहते हैं। लोगों के लिए तो फिर राजा ही करेगा ना, लेकिन जहां जनता का शासन हो, जहां लोगों का ही तंत्र हो, लोगों का ही शासन हो, उसे लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है जहां की शासक वहां की प्रजा हो। तो लोगों का तंत्र ही क्या है? लोकतंत्र है। और का विभक्ति आने पर यह संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ जी, नीति निपुण शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा? नीति निपुण का मतलब होता है जो नीति में निपुण है। अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है विकल्प ऑप्शन है, अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है, याद रखना, अधिकरण तत्पुरुष समास। क्या मतलब है इसका? जो नीति में निपुण होता है उसे नीति निपुण कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल है, जैसे लिखा होता आत्म आत्म आत्मनिर्भर, निर्भर में कौन सा समास है ये भी पूछ सकते हैं। तो जो स्वयं पर निर्भर हो, आत्मा पर निर्भर हो, स्वयं पर निर्भर हो, उसको क्या बोलते हैं? आत्मनिर्भर। इसमें भी कौन सा समास है याद रखना, आत्मविश्वास। तो आत्मा पर विश्वास, खुद पर विश्वास को क्या बोलते हैं? आत्मविश्वास बोलते हैं। और यहां पर भी अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। नहीं, लोक में तंत्र नहीं होता है, लोक का तंत्र होता है। लोक माने लोग और तंत्र माने शासन, जहां जनता का शासन हो उसे कहते हैं लोकतंत्र। चलिए एक और प्रश्न है, विद्यालय, ये तो बहुत सिंपल है। विद्यालय का मतलब क्या होता है? जैसे न्यायालय का पूछ लें, न्यायालय का पूछ लें आपसे, जैसे समाचार पत्र का पूछ लें आपसे, जैसे धर्मशाला का पूछ लें आपसे, जैसे प्रयोगशाला का पूछ लें आपसे, जैसे शपथ पत्र का पूछ लें आपसे, तो इनके विग्रह सेम है। जैसे न्याय के लिए जो आलय है, यहां सब में के लिए लगा हुआ है, ध्यान रखना, न्याय के लिए आलय, समाचार के लिए पत्र, समझ रहे हो, धर्म के लिए शाला, इन सभी में के लिए आ रहा है। और के लिए जो है विद्या के लिए आलय, तो यहां पर विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी। ध्यान समझना मेरी बात को, प्रयोगशाला यानी प्रयोग के लिए शाला, शपथ पत्र यानी शपथ के लिए पत्र। तो बेसिक ये शब्द जो है वो किसके लिए आते हैं? संप्रदान में आते हैं सारे के सारे, है ना। तो संप्रदान तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल हो जाएंगे जितने भी मैं यहां लिखा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, ये सभी के सभी, ये भी इंक्लूडिंग विद्यालय और ये सारे के सारे सब किसके हैं? संप्रदान तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल हैं। इस चीज को विशेष समझ लो, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संप्रदान है गुरुजी, ठीक है, थैंक यू। अगला प्रश्न देख लो एक बार। बलिवेदी में कारक की दृष्टि से कौन सा बलिवेदी में कारक की दृष्टि से कौन सा समास है? तो याद रखना, बलवेदी का मतलब होता है जो बल पर वेदी हो जाए, यानी बल जो बल माने होता है खुद को बलिदान कर दे, है ना, तो बल वेदी कहलाता है ना, जो वेदी पर बल मतलब बलि हो जाए वेदी पर किसी भी। तो यहां पर संप्रदान लिखा है, करण लिखा है ना, तो करण होगा, ठीक है। बलिदान संबंध, बलि पर, बलि के लिए, है ना, वेदी के लिए जो बलि दे दे। विकल्प ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, तो विकल्प ऑप्शन बी लगाना। सर पीडीएफ डाल देना प्लीज। हाँ भाई मैं बिल्कुल डाल दूंगा, बिल्कुल आप इसकी पीडीएफ ले लेना निष्फिक्र होके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले प्रश्न पे चले। सर क्लास रुक गई है, अरे
हाँ भाई कमेंट करो जरा, सच में क्लास रुक गई है क्या? मेरे यहाँ से तो प्रॉपर चल रही है सारी चीजें, मेरे यहाँ से तो प्रॉपर चल रही है। तो अटक रही है, थोड़ी थोड़ी अटक रही है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है यार? एक मिनट। वैसे ऐसा हो सकता है क्या, कॉलिंग आ रही है किसी की तो इस वजह से हो सकता है क्या? कॉलिंग की वजह से हो सकता है क्या ऐसा? बस इतना बता दो मुझे। अब सही है, चलो ठीक। चलिए साथियों अगले प्रश्न पे चलते हैं। पथ भ्रष्ट में समास पूछा है। पथ भ्रष्ट का मतलब होता है, पथ का मतलब रास्ता और भ्रष्ट माने भटक जाना। जो रास्ते से भटक जाए, यानी जो पथ से भ्रष्ट हो जाए, जो पथ से भ्रष्ट हो जाए, तो विभक्ति आ गई से। अब से विभक्ति दो में आती है, एक तो करण की भी विभक्ति से होती है और अपादान की विभक्ति भी से होती है। अंतर क्या है दोनों में? अंतर ये है, ये ध्यान रखना कि अपादान में जब आएगी, जब हम किसी से अलग हो रहे हो, अलग होने का भाव हो, किसी से हीन होने का भाव हो, किसी से रहित हो आप, ठीक है, कहीं दूर जाने का भाव हो, गिरने का डरने का भाव हो, तो वहां पर आप अपादान लगाएंगे, और जहां साधन का बोध हो वहां पर आप करण लगाएंगे। जैसे पथ से भ्रष्ट में आप समझिएगा भटकने का भाव है, आप चले गए, अलग चले गए, दूर हो गए, यानी आप अपने रास्ते से भटक गए, तो विभक्ति में कौन सा आंसर होगा? अपादान होगा। तो यहां पर विकल्प ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कितने लोग साथ हैं विकल्प ऑप्शन ए के? चल गई सर? ऐसा हो सकता है शायद कॉलिंग आ रही हो, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही, कोई बात नहीं, लेकिन चल गई ना। हाँ बस देर आए दुरुस्त आए। तो ये विकल्प आपने लगाया। अच्छा ये बताओ जरा, क्लास कैसी लगी? हमने कुछ प्रश्न किए, अभी लगभग 30 प्लस प्रश्न किए हैं। क्लास सच में आपको अच्छी लग रही है? मतलब ठीक ठाक है, मजा आ रहा है क्या? अरे बताते रहा करो यार। देखो मोटिवेशन आपके लिए नहीं, केवल सबके लिए मोटिवेशन जरूर होता है। इस दुनिया में जो इंसान है, आपको उसको सबको मोटिवेशन देने की बहुत आवश्यकता होती है। अच्छा लगता है, लगता है कि हाँ हम जो मेहनत कर रहे हैं, जो अपने अंदर से इतनी आग जो है उसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं, क्या वो लोगों तक सच में जा रही है? क्या वो अलग जो है वो सच में फील होती है लोगों को क्या? प्लीज एक बार कमेंट कर सकते हो क्या? अच्छा, मजा आ रही है? चलो ठीक है। मतलब इससे क्या होता है ना, मुझे लगता है कि हाँ हम लोग और अच्छा कर सकते हैं, है ना। ये पॉजिटिवनेस अंदर से आती है। सुपर डुपर है, अरे क्या बात है भाई। चलिए तो ये हो गया यहां तक। अगले प्रश्न पे देखें। अगला प्रश्न ये रहा, जैसे इस प्रकार से समास में प्रश्न आया कि समास की दृष्टि से अनुचित विकल्प पहचानिए। अनुचित का मतलब होता है गलत विकल्प देखना है, ठीक है। दशानन का मतलब क्या होता है? जिसके 10 है आनंद, यानी शीर अर्थात रावण बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। 10 है आनंद जिसके, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं, क्योंकि 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल हो गया। धर्म भ्रष्ट, मैंने अभी भी बताया था ना, जैसे पथ भ्रष्ट होता है, जैसे धर्म भ्रष्ट भी हो जाता है। तो वह जो धर्म से पतित हो गया है या भ्रष्ट हो गया, धर्म से। तत्पुरुष समास अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। पवन चक्की, पानी से चलने वाली चक्की, ये कोई गलत लिखा है, सॉरी पंचक्की लिखा है, सही लिखा है। पानी से चलने वाली चक्की होती है पंचक्की, मुझे लगा कि पवन चक्की लिखा है। अगर पवन चक्की लिखा होता तो उसकी जगह हम क्या लिखते? पवन से चलने वाली चक्की। तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ध्यान रखना, ठीक है। साधन दिया हुआ है, ध्यान रखना। समाचार पत्र मैंने अभी भी पढ़ाया था। समाचार पत्र देखो ये पढ़ा है आपको, मैं थोड़ा सा मुझे समय लगेगा लेकिन आपको दिखाना बहुत जरूरी है कि देखो यहां पर क्या लिखा है। समाचार पत्र किसके लिए? समाचार पत्र, समाचार के लिए जो पत्र होता है उसको समाचार पत्र कहते हैं। आप समझिए, अगर हम एनालिसिस करते हैं तो हमको कुछ नई चीजें मिलती हैं, हमारे एग्जाम्पल में भी वो चीजें फिर से आएंगी, है ना, ये रहता है अंदर से। तो यहां पर क्या हो जाएगा? विकल्प हमारा ये गलत है, इसको सही कर। के द्वारा की जगह शब्द क्या आना चाहिए था? यहां के लिए, समाचार के लिए पत्र, और ये भी संप्रदान तत्पुरुष समास होता। तो इस प्रकार से आपको चीजें करनी होती हैं। आई थिंक सो कि आप लोग समझ पाए होंगे मेरी बात को, है ना। हाँ नीचे झुकना पड़ता थोड़ा सा, क्या करें। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिएगा। आप बीती, ये भी विग्रह भी पढ़ा था हमने। आप बीती का मतलब होता है स्वयं पर बीती, अपने आप पर बीती। तो अपने आप पर बीती मतलब आप बीती मतलब स्वयं पर बीती, है ना। खुद पर बीती कह सकते हो, खुद पर बीती या आप पर ही बीती। तो पर विभक्ति किसकी होती है बताओ जरा कमेंट करके। अगर आप लोगों को पता है कि पर विभक्ति किसकी होती है, वही आपका आंसर होगा। सबसे पहले तो
ये तो पता है कि विभक्ति दी हुई है तो तत्पुरुष समास होगा। अगर सोचिए प्रश्न ये होता है कि कौन सा तत्पुरुष समास होगा, तब क्या करते हैं? तो ऐसी स्थिति में आपको पता होना चाहिए कि जो पर शब्द है वो अधिकरण तत्पुरुष समास की विभक्ति होती है। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो यहां पर विकल्प क्या हो जाता? अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। घुड़सवार का मतलब होता है जो घोड़े पर सवार। घुड़सवार का मतलब क्या होता है दोस्त? घोड़े पर सवार, बैठा हुआ। तो यहां पर विभक्ति आ गई, फिर से अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास लगा दीजिएगा। इन प्रश्नों में बहुत ज्यादा आपको नहीं जाना है, आपको इनके आंसर नहीं लगाने, केवल देखना है, समझना है कि इसको कैसे हल करें। आप अभी केवल ये सीखो कि हम इनको प्रश्नों को फोड़ेंगे कैसे, इन प्रश्नों की खोपड़ी में जो है वो छेद कैसे करेंगे, ये चीज सीखना है। फिर बाद में जब आपके सामने आएंगे तो आप इसी प्रकार से उनको हल कर देना, क्योंकि यहां हल करना और एग्जाम में हल करना 1% और 99% का फर्क है, ध्यान रखना, 19-20 का भी नहीं। यहां आप हल करोगे ना तो यहां सीखना है आपको किस प्रकार से इन चीजों को हल किया जाता है, किस प्रकार से इनको तोड़ा जाता है, इनमें क्या छुपा होता है। जब ये चीज आपके दिमाग में अभी जो फिट हो जाएगी ना, और फिर जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो मेरी शक्ल आपको याद आएगी और ये याद आएगा बोर्ड ऐसे, फिर आप उस एग्जाम को फोड़ दोगे। ठीक है, और सफल हो जाओगे, यही चीज मैं चाहता हूं। चलिए, कृष्णार्पण में समास कौन सा है? ये भी एक अच्छा प्रश्न है। कृष्णार्पण में समास कौन सा भाई? तो कृष्णार्पण का मतलब होता है जो तुमने कृष्ण को अर्पण कर दिया, तो तत्पुरुष समास है, विभक्ति आ गई को कर्म तत्पुरुष समास होगा, कृष्ण को अर्पण। अगला प्रश्न है आनंद मग्न। तो यहां पर विग्रह करिए जरा, क्या होगा? आनंद मग्न का मतलब क्या होता है? जो अपने आनंद में क्या है? मग्न है। जैसे आप लोग मस्ती में रहते हैं ना, मगन, तो जो आनंद मग्न है मतलब आनंद में डूबा हुआ, जो क्या है? आनंद में मग्न हो। आनंदित होना नहीं, आनंद में मग्न यानी आनंद में डूबा हुआ, विभक्ति आनी चाहिए थी में। क्लियर है? तो विकल्प ऑप्शन सी लगाया आपने, थैंक यू सो मच। ये भी प्रश्न सही आ गया, अधिकरण हो गया, जी हाँ, तत्पुरुष समास हो गया। दिगु समास के एग्जाम्पल देख लीजिएगा, कुछ दिगु समास के एग्जाम्पल हैं निम्न में से किस विकल्प में? अच्छा, दिगु समास का मतलब क्या होता है आप समझना इस चीज को। अब आपको पहला पद जो मिलेगा ना दोस्तों, पहला पद क्या मिलेगा? संख्या मिलेगा। और ये संख्या संस्कृत में भी हो सकती है, हिंदी में भी हो सकती है, और किसी उपसर्ग रूप में भी हो सकती है ना, किसी उपसर्ग रूप में भी हो सकती है। लेकिन ध्यान रखना, पहला पद ही संख्या होगा, दोनों पद संख्या नहीं होंगे, केवल पहला पद। जैसे त्रिलोचन में है 3 है लोचन, ठीक है, लेकिन 24 में नहीं है। क्यों? क्योंकि 24 में जो शब्द है वो है 20, 4 और 20, 4 और 20। यहां पर तो दोनों ही पद जो हैं, दोनों ही पद संख्या, इसलिए ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। दशानन में बहुब्रीहि समास से हटा दो। सप्ताह में हो जाएगा, शताब्दी में भी हो जाएगा, दोनों में ही है। सप्ताह में 7 लिखा है पहले, और शताब्दी में सत माने 100 होता है। सप्त शब्द का मतलब होता है 7, और शत मतलब होता है 100। तो ये देखो ध्यान से, दोनों ही एग्जाम्पल्स में जो है वो क्या है? द्विगु समास है, क्योंकि दोनों ही के पहले पद जो है वो संख्यावाचक है। ये पहले पहले पद जोड़े हैं, अंत के नहीं जोड़े। चतुर्भुज में याद रखना, प्रत्यक्ष नहीं होगा, चतुर्भुज हो भी सकता है लेकिन प्रत्यक्ष नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष में प्रति लगा हुआ है, और प्रति क्या है? अपने आप में एक उपसर्ग है, जो कि किसमें चला जाएगा? अव्ययी भाव में चला जाएगा। ये ध्यान, क्लियर है? तो यहां पर विकल्प ऑप्शन सी लगा देना, ये सही हो जाएगा, विकल्प ऑप्शन सी। शताब्दी का मतलब होता है सत्य, यानी 100 अब्दी माने वर्ष, 100 अब्दों का समूह शताब्दी कहलाता है। दिगु समास का एग्जांपल है। त्रिफला में देखो 3 फल, तिर माने होता है 3 फलों का समूह, 3 फलों का समाहार। 3 फल मिलकर क्या बनते हैं? त्रिफला बनते हैं, दिगु समास हो जाएगा, विकल्प ऑप्शन। तो इस प्रकार से बहुत स्पष्ट उदाहरण भी आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। 5 तंत्रों का समाहार, यानी 5 तंत्र जब आपस में मिलते तो क्या बन जाते हैं? पंचतंत्र। क्या बन जाते हैं? पंचतंत्र। तो पंचतंत्र कहां लिखा हुआ है दोस्तों? पंचतंत्र कहां लिखा हुआ है? फटाफट से आंसर कर दीजिएगा इस प्रश्न का भी। पायल, ज्योति, जमुना, विकास, अशोक, कन्हैया, 3 फलों का समाहार है, इसीलिए क्या कहलाएगा? ये पंचतंत्र कहलाएगा। यानी हाँ, वो वाला तो हो गया, त्रिफला हो गया, ये पंचतंत्र कहलाएगा। अच्छा, लेट चलिएगा क्लास थोड़ा सा। चलिए जरा अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर साहब। एकांकी शब्द में कौन सा समास है? तो याद रखना, एकांकी का मतलब होता है जो एक अंक की हो, यानी इसका पहला पद भी क्या लिखा है? एक अंक वाली। एक, पहला अंक क्या है? एक, यानी द्विगु समास का एग्जांपल है।
समझ में आ गया? एक अंक वाली जो है वो क्या कहलाती है? एकांकी कहलाती है। सर 24 में क्यों नहीं होगा? देखो समास बेटा, 24 में एक्चुअल में क्या होता है ना कि पहला पद अकेला अगर हो, पहला पद अकेला संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। और वहां पर संख्यावाचक विशेषण में तो विशेषता बता, तो एक ही शब्द तो आएगा। लेकिन अगर आप देखोगे 24 शब्द में विशेषता नहीं बताई गई है। 24 बना किससे है? एक्चुअल में 24 बना है 4 + 20 से, है ना। अगर आप देखोगे अपनी मैथमेटिक्स भाषा में तो आप ऐसे 24 बोलोगे। हिंदी में बोलते हैं पहले छोटी संख्या है उसको रखते हैं पहले, 4 + 20 = क्या हो गए? 24। ये हिंदी में होता है। तो आप अगर देखोगे तो 4 और 20 दोनों ही क्या हैं? दोनों ही संख्याएं हैं, दोनों ही संख्याएं हैं, इसीलिए ये चला जाएगा द्वंद्व समास में। ये किसमें चला जाएगा दोस्तों? ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। 24 लिखा हो, 25 लिखा हो, 26 लिखा हो, जितनी भी गिनती हैं, ठीक है। एक तो 1 से लेके 10 तक गिनतियों को छोड़ देना, ध्यान समझना मेरी बात को। 1 से 10 तक, और जिसमें 10 का भाग जाता हो यानी जीरो वाली गिनतियों को छोड़ देना, 10, 10, 20, 30 इनको छोड़ देना। बाकी की सभी गिनतियां जो हैं वो किसमें आती हैं मित्रों? तो वो द्वंद्व समास में आती हैं। 25 लिखा है, 26 लिखा है, 33 लिखा है, 34 लिखा है, 35 लिखा है, 27 लिखा है, 59 लिखा है, 69 लिखा है, ये तमाम शब्द जो हैं वो आते हैं। 1 घंटे ही तो हुआ होगा सर, 1 घंटे की रखो, 20 और 4, पहले 4 फिर 20। हाँ वो कैसे भी आप समझ लीजिएगा, लेकिन समझ में आ गई होगी ना। अब देख लो, जिस समास में दोनों पद प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? तो दोनों पद प्रधान किसमें होंगे? द्वंद्व समास में होंगे दोनों पद, है ना, ये बता चुका हूं पहले। दाल रोटी, अब देखना दोनों चीजें अलग अलग है ना, दाल और रोटी, तो ऐसे आपको लगा देना। अगर यहाँ दाल दाल लिखा होता तो अव्ययीभाव समास हो जाता, अगर रोटी रोटी लिखा होता तो अव्ययीभाव समास हो जाता, लेकिन क्या लिखा है? दाल रोटी, क्या लगा दोगे? द्वंद्व समास। धर्माधर्म, विग्रह कर दो इसको, धर्माधर्म को तोड़ोगे तो ये संधि है धर्म प्लस अधर्म से ही बना है। धर्म प्लस अधर्म दोनों शब्द हो गए एक दूसरे के क्या हैं? एक दूसरे के विलोम हैं, एक दूसरे के विलोम हैं, क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ऐसे तोड़ के भी बना सकते हो, धर्माधर्म में कौन सा हो जाएगा? तो धर्म और अधर्म दोनों को तोड़ोगे तो जवाब मिल जाएगा कि गुरुजी इसमें द्वंद्व समास है। इस प्रकार से चीजें करनी है, सी नहीं होगा। अगला देखो, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? परम पिता, परम है जो पिता, कर्मधारय समास। माता पिता, इसमें हो जाएगा लाभ हानि, इसमें हो जाएगा। इन तीनों में तो है, लेकिन विकल्प ऑप्शन ए में नहीं है। परम है जो पिता अर्थात कर्मधारय समास, ध्यान रखना क्या हो जाएगा इसमें? कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला प्रश्न, जलवायु में जल और वायु दो अलग अलग शब्द हैं। जल वायु को विग्रह करोगे तो शब्द आएगा हवा और पानी, यानी जल और वायु। देखो दोनों ही पद हो गए, बीच में और आ गया, और ही द्वंद्व समास की पहचान है। अगर बीच में विग्रह करने पर और मिल जाए, अथवा मिल जाए, या फिर मिल जाए आपको इत्यादि अंत में, तो वहां पर क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, इतरेत्तर द्वंद्व होता है, वैकल्पिक द्वंद्व होता है, समाहार द्वंद्व होता है। ये जब हम पढ़ते हैं, जब हम थ्योरी पढ़ते हैं। अगला बहुब्रीहि समास के 1-2 प्रश्न और हैं, उनको निपटा लीजिएगा। चंद्रमौली, चंद्रमौली का विग्रह करना पड़ेगा। चंद्रमौली किसे कहते हैं ये समझना पड़ेगा, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे चंद्रमौली किसे कहते हैं गुरुजी? चंद्रमा ने सब जानते होंगे, मौली माने होता है मस्तिष्क, माथा, मस्तिष्क होता है या माथा कैसा। तो चंद्रमा है जिसके मौली पर, किसके सिर पर है चंद्रमा? किसके मस्तिष्क पर है? आप कहोगे शिव के। तो ये दोनों पद प्रधान नहीं है, बल्कि ये तीसरे पद शिव के लिए क्या हो जाते हैं? रूढ़ हो जाते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? ये बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। देखो एक और एग्जांपल समझ में आए, जरा इसको समझो। दशानन है, अब यहां पर 10 आ रहा है पहला शब्द, तो इसका मतलब ये तो सर द्विगु समास होना चाहिए था, है ना, लेकिन नहीं। 10 + आनन शब्द भले ही लिखा है, पर दोनों पद मिलकर ये प्रधान नहीं है, दोनों ये मिलकर रावण के लिए क्या हो रहे हैं? रावण की प्रधानता बता रहे हैं। तो इसीलिए यहां पर ये भी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। रावण शब्द भी, दशानन अर्थात रावण, 10 सिर हैं जिसके अर्थात रावण, ध्यान रखना मेरी बात। इसका विग्रह कैसे होगा? युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर है जो, अर्थात कुंती का ज्येष्ठ पुत्र, तो यहां पर भी अब बहुब्रीहि भाव समास आ जाएगा। इस प्रकार से करने हैं। अगला देखो, गंगाधर,
गंगाधर का मतलब होता है गंगा को धारण करने वाला, अर्थात शिव। भाई गंगाधर का मतलब क्या होता है? जो गंगा को रखे हुए। तो ये दोनों पद मिलकर तीसरे पद शिव के लिए ही गए हैं। फिर से बोलो हाँ या ना। तो इस प्रकार से चीजों को हल करना है। एक और प्रश्न देखो, चक्षु से जो श्रवण कार्य करता हो उसके लिए शब्द क्या आएगा? देखो, जो चक्षु माने होते हैं नेत्र। नेत्र का मतलब होता है आंखें। आंखों से सुनता है कौन? सर्प। ध्यान से समझना मेरी बात को। आंखों से कौन सुनता है? याद रखना, सर्प के कान नहीं होते, इसीलिए चक्षु श्रवा किसको कहते हैं? सर्प का पर्यायवाची है। ध्यान रखना। पहचान क्या है गुरुजी? पहचान बता दो कि कभी ऐसा हो जाए कि हम नहीं कर पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए, विग्रह नहीं कर पाए, तो मेरी एक बात ध्यान सुन लेना। अगर आप बहुब्रीहि समास पढ़ना चाहते हो, अगर आप बहुब्रीहि ही समास समझना चाहते हो, तो एक चीज समझना कि अगर आपको किसी श्रेष्ठ व्यक्ति, वस्तु या देवी देवताओं के या किसी प्राचीन कोई प्राकृतिक वस्तु के पर्यायवाची दिखाई दें तो 99% उन पर्यायवाचियों में अगर समास पूछ लिया जाएगा तो वो समास कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास होगा। ये सारे के सारे पर्यायवाची हैं। शिव का कोई पर्यायवाची हो, सब बहुब्रीहि समास में जाएंगे। सर्प का कोई पर्यायवाची हो, सारे बहुब्रीहि समास में जाएंगे। शेर का पर्यायवाची हो, बंदर का कोई पर्यायवाची हो, सारे के सारे बहुब्रीहि समास में जाएंगे। हिमालय पर्वत का कोई पर्यायवाची हो, सारे के सारे बहुब्रीहि समास में जाएंगे। कामदेव का कोई पर्यायवाची हो, गणेश जी का कोई पर्यायवाची हो, विष्णु जी का कोई पर्यायवाची हो, लक्ष्मी जी का कोई पर्यायवाची हो, राम सीता का कोई पर्यायवाची हो, वे सभी के सभी किसमें जाएंगे? बहुब्रीहि समास में जाते हैं। क्लियर है? आखिरी प्रश्न है दोस्तों, समास विग्रह के आधार पर किस शब्द में कर्मधारय और बहुब्रीहि समास दोनों है? तो यहां पर पीतांबर में दोनों हो जाएंगे। जैसे देखो, दो विग्रह होते हैं, एक इधर करता हूं, जैसे लिखा हो पीत है जो अंबर, अंबर, ठीक है। एक में लिख रहा हूं पीत है अंबर इसके, अर्थात विष्णु। विष्णु। तो यहां पर अगर ऐसे लिखा है तो ये किसमें चला जाएगा? बहुब्रीहि समास में। क्लियर है दोस्त? और अगर ऐसे लिखा है पीत है जो अंबर, यानी अंबर माने हो गया यहां पर वस्त्र, और विशेषता क्या है वस्त्र की? पीले वस्त्र हैं जो, इसका मतलब ये चला जाएगा किसमें? कर्मधारय में। लेकिन 90% मैंने अभी तक अपने जीवन में इसको, पीतांबर को 100% मैंने अभी इसको बहुब्रीहि समास में ही पाया है। जितने भी एग्जाम में ये आया है सब में इसका जो आंसर है वो बहुब्रीहि समास लगा था। कर्मधारय समास आज तक इसका आंसर किसी भी संस्था ने, किसी भी स्टेट के एग्जामिनर ने इसका आंसर कर्मधारय आज तक नहीं पूछा। अब अगर पूछ ले तो कह नहीं सकते। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। और ये आखिरी प्रश्न है, कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। और इस प्रश्न का आंसर होगा नटों में जो श्रेष्ठ है वो क्या कहलाएगा? नटों मतलब होता है, हाँ, जो हर चीज में जो खिला हुआ हो, कलाकार हो, है ना, तो उसके लिए नटवर शब्द आता है, ध्यान रखना, है ना। तो नटों में श्रेष्ठ हो उसे नटवर कहते हैं। बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। अगर ये लिखा है तो, है ना, नटों में श्रेष्ठ लिखा है तो एक अलग चीज है। नटवर शब्द किसके लिए है? ये पर्यायवाची है विष्णु का, ठीक है, ध्यान रखना, इसीलिए ध्यान रखना है। चलिए, तो नवनिधि में कौन सा समास है भैया? नवनिधि में, हाँ, ये भी ध्यान समझ लेना, मेरी बात सुन लीजिएगा। अगर शब्द लिखा हुआ है सप्त सिंधु और अगर शब्द लिखा हुआ है नवनिधि, ये मैं आपको बताना, आप समझ ले दोनों चीजों को। अगर इस प्रकार से लिखा है तो मैं आपको बेसिक बता देता हूं कि अगर इनका विग्रह कुछ और है, जैसे विग्रह करके अगर दिया है तो उस समास का अर्थ उस हिसाब से लगाना। लेकिन अगर केवल लिखा है सप्त सिंधु तो इसमें लगाएंगे आप लोग द्विगु समास। मेरी बात ध्यान समझना इस चीज को। और अगर नवनिधि लिखा है तब भी मेरी बात सुन लीजिएगा, इसमें आप लोग लगाएंगे द्विगु समास। अगर आपसे कोई कहे कि नहीं इसमें द्विगु समास की जगह आप जो है इसमें कोशिश करेंगे कि तत्पुरुष समास लगा दें या बहुब्रीहि समास लगा दें, तो याद रखना, कोई अगर आपको भ्रमित भी कर रहा है और कोई टीचर की किसी बुक में लिखा भी है तो हर लिखा हुआ सही नहीं होता। क्योंकि अगर मान के चलिए मैं अगर पैसे देके या मैं खुद से ही कुछ किताब लिख दूं और उसमें गलत लिख दूं तो उसका जिम्मेदार कौन है? मैं स्वयं हूं। मैं अगर उसमें लिख देता हूं कि साहब मैंने एक बुक लिखी और उस बुक में मैंने लिख दिया, मेरी बात को ध्यान समझना, चीजों को समझने वाली चीज है, मूर्खों के लिए नहीं है ये बात, केवल उन्हीं के लिए बता रहा हूं जो सच में गहनता से ज्ञान प्राप्त करने वाले हों।
मूर्खों को तो कुछ भी समझाओ, हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन मैं आपको इसलिए समझाना चाह रहा हूं क्योंकि आप उस चीज को सुनकर समझ सकते हो, उस पर एक्सप्लेन कर सकते हो, वो है ना, ये ध्यान रखना। बहुत सारे ऐसे मिलते हैं, मैंने बहुत सारी किताबें मिली हैं ऐसी, क्योंकि मेरे पास किताबों का अंबार है, मगर आपको किसी दिन लाइव दिखाऊंगा तो आप ये कहोगे गुरुजी इतनी किताबें पढ़ते कैसे हो, और वो सारी पढ़ रखी है, ठीक है। हाँ, 15 साल बहुत समय होता है, एक एक शब्द छान मारा, अब देखो समझ में आएगा। अब क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या है, सप्त सिंधु को जो क्या है, बहुत सारे लोग जो है वो द्वंद्व समाज में भी ले जाते हैं, मैं बता रहा हूं आपको, है ना, कर्मधारय समाज में भी ले जाते हैं, लेकिन बेसिक इसको आप द्विगु समाज में ही रखना, द्वंद्व समाज में बिल्कुल ले जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नाइस क्लास सर, थैंक यू बच्चे, ठीक है। तो हाई कोर्ट में 10th बोलों का क्या लिख रहा है ये, हाँ 10th वालों को ही प्राथमिकता दी जाएगी, नहीं है एक्चुअल में नव वर्ष में। अब देखो नव वर्ष में दोस्तों, नव का मतलब क्या होता है, जो नया है ना। तो कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जैसे जिसमें नव का अर्थ नया हो गया, और कुछ में शब्द ऐसे होते हैं जिसमें नव वर्ष, तो इसमें नया हो गया, और नवरात्रि और वहां पर न हो गया। तो बेसिक कुछ चीजें ऐसी होती है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि जहां नव का अर्थ संख्या यानी 9 आए तो वहां लगाना है द्विगु समास, और जहां पर नव का अर्थ नया आए वहां पर लगाना है कर्मधारय समास, ठीक है। तो बहुत सारी सी चीजें हो जाती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे नव वर्ष लिखा है, अब नव वर्ष का मतलब यहां पर नव का मतलब नया हो गया, और नवरात्रि लिखा होगा तो नवरात्रि का मतलब हो गया वहां नवरात्रि, तो नवरात्रि में हो जाएगा द्विगु समास और नववर्ष में हो जाएगा कर्मधारय समास। आशा है कि आपकी थोड़ी सी प्रतिक्रिया मैंने शायद इतनी सी भी क्षीण अगर मात्र भी बुझा पाई हो, आपको संतुष्टि अगर हुई हो, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं। चलिए विदा दीजिएगा, आई होप सो कि ये क्लास आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, और मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।